अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा मौजू गुफ्तगू है दैट इज़ टाइप ऑफ फ्रेजेस। हम इन फ्रेजेस की को डिफ़ाइन भी करेंगे और इनकी एग्जांपल्स से जो है ना मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि फ़्रेज़ क्या होता है। फ्रेज़ अल्फाज का ऐसा मजमुआ होता है, हम इसको डिफरेंट तरह से मीन के वो कर सकते हैं, एलाबोरेट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फ्रेज़ अल्फाज का ऐसा मजमुआ होता है जो एक सेंटेंस का तो हिस्सा हो सकता है लेकिन वो मीनिंग लेस होता है, वो डिपेंडेंट होता है, वो अपनी बात को क्लियर करने के लिए, अपनी बात को मुकम्मल करने के लिए किसी वर्ब का, किसी प्रेडिकेट का सहारा लेता है। हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं इसको अगर हम डिफरेंट डिक्शनरीज की बेसिस पे या डिफरेंट डेफिनेशन हम इसकी कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया कि अल्फाज का ऐसा मजमुआ होता है जो मीनिंगलेस होता है, जो अपनी बात को मुकम्मल करने के लिए किसी चीज़ का सहारा लेता है। इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। इसको डिफरेंट तरह से हम डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले आते हैं A phrase is a group of words that forms a grammatical component. It can be used to communicate something. It is a part of a sentence and cannot stand on its own. यही बात मैंने आपको पहले की है। ये सेंटेंस का हिस्सा तो होता है लेकिन अलग से इस पार्ट के जो है ना वो मीनिंग्स नहीं होते। इसको मीनिंग्स मुकम्मल करने के लिए, मैनी मुकम्मल करने के लिए किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ता है और वो जिसका सहारा लेता है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। Phrases provide more information about whatever the sentence is speaking about. ये यूजुअली जिस सेंटेंस की या जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे होते हैं या उसके बारे में मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको ऐड करता है। एक ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हम इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। अ फ्रेज इज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ फाइनाइट वर्ब, जिसके पास कोई जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो नहीं होती। स्पेशली वन दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। हाँ, ये सेंटेंस का हिस्सा तो हो सकता है लेकिन अलग से इसके कोई मीनिंग्स नहीं होते। सेकंड, कैम्ब्रिज जो डिक्शनरी है उसकी अकॉर्डिंग देखते हैं। अ फ्रेज इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज अ पार्ट ऑफ रेदर देन द होल ऑफ द सेंटेंस। मीन के वैसे तो ये पूरे हम एक ही बात कर रहे हैं कि पूरे सेंटेंस में से एक अलग पोर्शन होता है जो कि उस मेन क्लॉज जो होता है, मेन क्लॉज के बारे में या इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में इन्फॉर्म कर रहा होता है, उसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। कॉलिन डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखते हैं। अ शॉर्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट पीपल ऑफन यूज एज अ वे ऑफ सेइंग समथिंग। लोग क्या कहते हैं कि कुछ कहने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। द मीनिंग ऑफ ए फ्रेज इज़ ऑफन नॉट ऑब्वियस। इसके मीनिंग जो है वो क्लियर नहीं होते, ये मीनिंग लेस होता है। फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स इन इट, मीन के जो इंडिविजुअल वर्ड्स होता है और ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं इन दोनों के मीनिंग जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो जाते हैं। अगर हम सिंगल एक लफ्ज़ लिखें, फॉर एग्जांपल फ्रॉम लिखें और इसको दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ हम अरेंज करें तो जो फ्रॉम है उसकी मीनिंग डिफरेंट होंगी। जो हम उसको असेंबल करके बनाएंगे उसके मीनिंग जो है ना वो उससे डिफरेंट हो जाएंगे। इट इज़ आल्सो डिफाइंड एज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स अ यूनिट आइदर ऑन इट्स ओन और विद इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के अंदर भी हो सकता है या फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये जो उसके बाहर वाला पोर्शन है अलग से वो भी हो सकता है। इसकी टाइप्स की तरफ आते हैं। इसकी जो मेजर टाइप्स हैं वो 5 बनती है हमारे पास। हाँ, इसकी 4 सब टाइप्स भी आती हैं, उनको हम साथ साथ देखेंगे। सबसे पहले हम इन 5 मेजर टाइप्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमारे पास नाउन फ्रेज, अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो कि नाउन का काम कर रहा हो या सब्जेक्ट का काम कर रहा हो उसको हम नाउन फ्रेज कहते हैं। ये एज अ प्रोनाउन के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। इसमें जो प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन होती है वो भी इंक्लूड हो सकती है। एडजेक्टिव फ्रेज अल्फाज का ऐसा मजमुआ होता है जो कि किसी
नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा होता है, या एज एन मॉडिफायर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा होता है, और ये क्वालिटीज़ नाउन या प्रोनाउन की जो क्वालिटीज़ होती हैं उनको डिफाइन कर रहा होता है। लेकिन अगर हम सिंगल एडजेक्टिव की बात करें तो वो सिंगल नाउन या प्रोनाउन को इनके सिंगुलरली डिफाइन कर रहा होता है, इंडिविजुअली। लेकिन यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन कर रहे होते हैं, मजीद उसके बारे में बता रहे होते हैं। एडवर्ब फ्रेज की अगर हम बात करते हैं, एडवर्ब फ्रेज जैसे कि हमने कहा कि एडवर्ब जो है इट टेल्स मोर अबाउट अ वर्ब, ये हमें एक्शन की नौइयत बताता है, काम हाउ द एक्शन इज बीइंग डन। तो ये अल्फाज का ऐसा मजमुआ होगा जो कि एडवर्ब का काम कर रहा होगा, जो कि वर्ब की नौइयत के बारे में, एक्शन की नौइयत के बारे में हमें बता रहा होगा। वर्ब फ्रेज अगर हम ये अपने टर्म नाम से ही जाहिर हो रहा है। वर्ब क्या होती है? बेसिकली कोई एक्शन होता है, स्टेट ऑफ बीइंग होती है। तो जो वर्ब फ्रेज होगा अल्फाज का ऐसा मजमुआ होगा जिनमें ऑक्सिलरीज भी हो सकती है, लिंकिंग भी हो सकती है, मॉडल्स भी हो सकती हैं, उनके कम्बिनेशन से जो है ना एक फॉर्म बनेगी, उसको हम वर्ब फ्रेज कहेंगे। प्रेपोजिशनल फ्रेज की अगर हम बात करते हैं, ये मुख्तलिफ तरह के प्रेपोजिशन से मिल के बना होगा, लेकिन एज अ होल एक सिंगुलर प्रेपोजिशनल के तौर पे जो है ना ये स्टैंड कर रहा होगा। अगर हम इसकी सब टाइप्स की तरफ आते हैं, सबसे पहले हमारे पास है अपोजिटिव फ्रेज हो गया, जेरेंट फ्रेज हो गया, इन्फिनेटिव फ्रेज हो गया और पार्टिसिपल फ्रेज हो गया। अगर हम अपोजिटिव फ्रेज की बात करते हैं, ये डायरेक्ट नाउन फ्रेज के बाद में आता है, ये यूजुअली इसी नाउन को ही डिफाइन कर रहा होता है। जेरेंट फ्रेज क्या होता है कि जो आपकी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, इसी तरह के सेंटेंसेस से ही स्टार्ट होता है। इन्फिनेटिव फ्रेज क्या होता है कि जिनके स्टार्ट पे वो फ्रेजेस जिनके स्टार्ट पे इन्फिनेटिव आ जाता है, मीन के टू लगा के जो हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, तो आगे वाला जो पोर्शन होगा वो इन्फिनेटिव पोर्शन होगा। पार्टिसिपल में दोनों तरह से हो सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है, पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकता है। तो इसके साथ जो है ना वो हम जो ऑक्सिलरीज होंगे उनको ऐड करने के बाद हम इसको मुकम्मल करेंगे। मज़ीद हम इनकी डेफिनेशंस की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम नाउन फ्रेज को देखते हैं। नाउन फ्रेज क्या होता है? A noun phrase is a group of words that have a noun or pronoun, जो कि नाउन की जगह पे या नाउन का फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। नाउन या प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं। इट इज़ यूज टू मॉडिफाई द नाउन, ये बेसिकली ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं ये नाउन को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट अ नाउन फ्रेज कैन फंक्शन एज अ सब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट और अ कम्प्लीमेंट इन अ सेंटेंस। ये तीन तरह से जो है नाउन फ्रेज जो होगा वो तीन तरह से वर्क कर रहा होगा, तीन तरह से फंक्शन कर रहा होगा। या तो वो सब्जेक्ट की जगह पे होगा, एज अ सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा होगा, या फिर वो एज एन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है एट द एंड, या फिर वो ऐसे हो सकता है कि किसी सेंटेंस के अंदर जो है वो कम्प्लीमेंट के तौर पे जो है ना रिप्रेजेंट कर रहा हो, कम्प्लीमेंट दे रहा हो किसी को। जैसे कि मैं कहता हूँ शी इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ दिस डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे देखें ये जो मीन के इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सेंटेंस जो सिंपल जो मैंने वैसे तो इसको सिंपल इस्तेमाल किया है, अब यहाँ पे लिंकिंग को ऐड करके मैंने क्या किया है कि उसको सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट के साथ जोड़ दिया है। यहाँ पे अगर हम एग्जांपल की तरफ आते हैं कि सबसे पहला माई ब्रदर्स फ्रेंड। अब यहाँ पे देखिए माई ब्रदर्स फ्रेंड हैड कम टू विजिट हिम। अब यहाँ पे माई ब्रदर फ्रेंड्स जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, नाउन फ्रेज के तौर पे स्टैंड कर रहा है और एज अ सब्जेक्ट के तौर पे स्टैंड कर रहा है। सेकंड हम देखते हैं सेंटेड कैंडल्स आर माय फेवरेट। अब यहाँ पे देखिए सेंटेड कैंडल्स जो हैं ये एक दूसरे को डिफाइन कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, दो लफ्ज़ हो गए हैं, अब ये दोनों ही एज अ सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये हमारा नाउन फ्रेज बनेगा। थर्ड एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू फाइंड द बरेड ट्रायर। अब यहाँ द बरेड ट्रायर क्या है? बेसिकली आपका नाउन फ्रेज है और यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट हम आते हैं जो हमारी नेक्स्ट टाइप है, दैट इज एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव को अगर हम डिफाइन करें, हमने कहा कि एडजेक्टिव ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई किया जा रहा होता है। इसमें नाउन या प्रोनाउन को डिफ़ाइन किया जा रहा होता है, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में, अच्छाई की हो या बुराई की हो, उनको हम डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। अब जब हम एडजेक्टिव फ्रेज की बात करते हैं, हमने कहा कि एडजेक्टिव फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंसिस्ट ऑफ एन एडजेक्टिव। इसके अंदर एक एडजेक्टिव होगा। इट कैन बी यूज टू कम्प्लीमेंट इट। ये दोनों तरह से हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा कि अच्छाई की भी हो सकती है, बुराई की भी हो सकती है, कम्प्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है।
इट प्रोवाइड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। ये नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें बताता है। इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट इट फंक्शंस जस्ट लाइक एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। इसका बेसिक मकसद ही यही होता है, क्योंकि ये एडजेक्टिव फ्रेज है तो इसने सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव का ही काम करना है। उसमें जो इसमें जो है जो क्वालिटीज़ हैं वो बेसिकली वही होंगी जो एक एडजेक्टिव की होती हैं। हम एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले अनु हैज़ सिल्की स्मूथ हेयर। अब यहाँ पे देखें सिल्की स्मूथ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और एज ए एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं सिल्की एंड स्मूथ, कि उसकी जो सब्जेक्ट है उसके बारे में हमें मज़ीद जो है ना ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं उसको डिस्क्राइब कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए सेकंड सेंटेंस, पीपल लिविंग इन द लार्ज सिटीज़। अब लिविंग इन द लार्ज सिटीज़ क्या है कि लार्ज सिटीज़ लिविंग उनकी मेन हो जाती है, फॉर्म हो जाती है इन लार्ज सिटीज़। अब यहाँ पे एज अ होल अगर हम देखें तो ये एडजेक्टिव फ्रेज बनता है। लिविंग इन अ लार्ज सिटीज़ ऑफन फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू रीच इन टाइम। अब वो लोग जो बड़े शहरों में रहते हैं वो वक्त पर नहीं पहुंच पाते या वक्त पर पहुंचना उनके लिए मुश्किल होता है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं। द टीम दैट मेड इट टू द फाइनल। वो टीम जो कि फाइनल में पहुंची वॉज कांग्रेचुलेटेड इन फ्रंट ऑफ द होल स्कूल। अब यहाँ पे देखें दैट मेड इट टू दी फाइनल, ये एडजेक्टिव फ्रेज है, ये उनकी क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है कि उन्होंने मेहनत की, काविशें करने के बाद वो फाइनल तक पहुँचे हैं। नेक्स्ट टाइप की तरफ आते हैं, एडवर्ब फ्रेज है। एडवर्ब हमने कहा कि जो वर्ब को डिफाइन कर रहा होता है, ये बता रहा होता है हाउ द एक्शन इज बीइंग डन, के काम जो है, जो फेल है, जो एक्शन है वो किस अंदाज से हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। तो ऐसे अल्फाज जो कि एडवर्ब का काम करेंगे उनको हम एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। एन एडवर्ब फ्रेज और एन एडवर्बियल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड्स एन एडवर्ब and other modifiers. It performs all the functions of an adverb. It can be placed in any part of the sentence with respect to the part of speech they modify. ये वो कहता है सेंटेंस के अंदर कहीं भी प्लेस किया जा सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन उसका फंक्शन जो है फंक्शन सेम रहेगा कि वो वर्ब की नौइयत को बता रहा होगा कि फेल जो है, एक्शन जो है वो किस तरह से हो रहा है। एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। वी आर प्लानिंग टू फिनिश आवर ग्रुप प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ द मे। अब यहाँ पे देखें कि फिनिश जो है, वी आर प्लानिंग टू फिनिश आवर ग्रुप ऑफ आवर ग्रुप प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ द मे, जो है वो उस एक्शन की जो नौइयत है उस एक्शन के बारे में मजीद बता रहा है कि ये किस तरह से जो है ना एंड होगा, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, तो हम इसको एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। लेटर दिस इवनिंग, अब यहाँ पे देखें कि लेटर दिस इवनिंग ये जो हम कहते हैं ना कैटाफोरिक एनाफोरिक रेफरेंसेस, ये उस तरह से मीन के डिफरेंट तरह से हो सकते हैं, पहले भी आ सकते हैं, बाद भी आ सकते हैं। लेटर दिस इवनिंग माई कजन्स एंड आई हैव प्लान टू गो टू द वॉक। अब यहाँ पे देखें लेटर दिस इवनिंग क्या है, एडवर्ब फ्रेज है आपका, ये जो वर्ब है उस वर्ब की नौइयत को बता रहा है। थर्ड एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। दे सा सम अबंडेंट पपीज एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट क्या है, वो कहाँ पे देखा उन्होंने, एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। अब यह क्या है आपका एडवर्ब फ्रेज के तौर पे यहाँ पे यूज हुआ है। नेक्स्ट टाइप की तरफ आते हैं, वर्ब फ्रेज हो गया। वर्ब बेसिकली हमने कहा कि कोई एक्शन होता है, स्टेट ऑफ बीइंग होता है, जिस सेंटेंस के अंदर जो है ना, क्योंकि फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो मेन पार्ट होता है, अगर फॉर्म ऑफ वर्ब ना हो तो वो सेंटेंस ना मुकम्मल होता है, वो अपनी जो सेंस है वो क्रिएट नहीं करता। तो ऐसे अल्फाज जो एक वर्ब का काम कर रहे होंगे, अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो एक वर्ब का काम कर रहा होगा, उसको हम वर्ब फ्रेज कहेंगे। A verb phrase can be used just like a verb. It consists of a main verb and auxiliaries verb. इसमें auxiliaries भी हो सकती है, linking भी हो सकती है, modals भी हो सकते हैं, उनके combination के साथ हम main form of verb को add करेंगे। For example, students are participating hard in order to participate in the state tournament. Are participating, are आपकी helping हो गई, practicing. Students are practicing hard in order to participate in the state tournament. अब are practicing, are आपकी helping होगी, practicing आपकी main form होगी। हमने यही कहा था कि main form verb जो है auxiliaries के साथ helping के साथ या जो models होती हैं उनके साथ मिल करके वो verb phrase बनाती हैं। तो ये आपके पास verb phrase हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं, Aaron has been writing, has been दोनों आपकी auxiliaries हैं, helping हैं,
राइटिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स फॉर 3 hours। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं, द डॉग्स हैव बीन ड्रिंकिंग कॉन्टिन्यूसली। हैव बीन ड्रिंकिंग, यहाँ पे देखें डबल डबल जो है वो आपकी हेल्पिंग इस्तेमाल हो रही है। हैव ऑक्सिलरीज हो गई, बीन आपकी हेल्पिंग हो गई, बार्किंग आपकी मेन फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पे यूज़ हो रही है यहाँ पे। तो जब भी वर्ब दूसरी ऑक्सिलरीज के साथ, हेल्पिंग के साथ, लिंकिंग के साथ मर्ज होगी, उनके साथ मिक्स होगी, तो ये वर्ब फ्रेज बनेगा। नेक्स्ट का टाइप की तरफ आते हैं हमारे पास प्रेपोजिशनल। जो मेजर टाइप्स हैं उनमें लास्ट टाइप है प्रेपोजिशनल फ्रेज। ऐसे ग्रुप ऑफ मीन के ऐसा ग्रुप ऑफ सॉरी ऐसे अल्फाज का मजमुआ जो कि प्रेपोजिशन के तौर पे स्टैंड कर रहा हो, प्रेपोजिशनल काम कर रहा हो, या कि प्रेपोजिशन से मिल करके बना हो, उसको हम प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। अ प्रेपोजिशनल फ्रेज कंसिस्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन एंड एन ऑब्जेक्ट। इसके अंदर ऑब्जेक्ट होता है एंड पे, और उससे पहले जो है ना प्रेपोजिशन से ये स्टार्ट होता है। इट वर्क्स जस्ट लाइक एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। ये दोनों तरह से जो है ना काम कर सकता है। एडजेक्टिव के तौर पे भी हो सकता है, ये कम्प्लीमेंट हो सकता है, ये सब्जेक्ट के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड भी कर सकता है, या एडवर्ब होगा, ये हमारे वर्ब की नौइयत को डिफाइन कर रहा होगा। इट रिलेट्स द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इन अ सेंटेंस। इट इज़ यूज टू मॉडिफाई द नाउन्स एंड वर्ब्स इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस। एक ही सेंटेंस के अंदर ये जो खास सेंटेंसेस होते हैं उनमें या तो ये वर्ब को मॉडिफाई करेंगे, अगर वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो एडवर्ब है, अगर नाउन या सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज टू हॉट फॉर मी टू कंसनट्रेट विद द किड्स जंपिंग अराउंड। विद द किड्स जंपिंग अराउंड, यहाँ पे देखें विद द किड्स जंपिंग अराउंड, ये क्या है आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज हो जाता है। द ज्वेलरी बॉक्सेस वर kept inside the cupboard। were kept inside the cupboard क्या है आपके, एक तो ऑब्जेक्ट के तौर पे स्टैंड कर रहा है और सेकेंडली ये आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अब यहाँ पे देखिए स्टार्ट पे आ गया है, ऑन द वे टू न्यूयॉर्क। अब जैसे कि पहले हमने बताया कि एनाफोरिक भी हो सकता है, कैटाफोरिक भी हो सकता है, तो ये डिफरेंट तरह से यूज़ होगा। वी कॉट साइट ऑफ फेमस नाइजेरिया फॉल्स। अब यहाँ पे देखें कि डिफरेंट तरह से हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, प्रेपोजिशन का काम कर रहा है और उसमें एक ऑब्जेक्ट को भी हमने साथ में ही रिलेट किया है। नेक्स्ट टाइप की तरफ आते हैं जो हमारे पास सब टाइप्स हैं। इनमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जेरेंड फ्रेज की। जेरेंड फ्रेज ऐसे ग्रुप ऑफ मीन के ऐसे अल्फाज का मजमुआ होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि जेरेंड फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट हो रहा होगा। ये ऑब्जेक्ट का मॉडिफायर भी हो सकता है, तो इसको हम डिफरेंट तरह से जो है ना डिफाइन कर सकते हैं। जेरेंड फ्रेज कैन बी सेड to be the phrase consisting of a gerund। its object, gerund तब बनता है जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आप ing लगाते हैं। its objects and other modifiers, so any phrase having a gerund and performing the role of a subject or object in the sentence can be considered a gerund phrase। हमने कहा कि ऐसे अल्फाज या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे स्टैंड भी कर रहे हैं और उनकी जो एग्जिस्टेंस हो वो जेरेंड हो, आईएनजी जो फॉर्म ऑफ वर्ब है उसके साथ हो, तो हम इसको जेरेंड फ्रेज कहेंगे। एग्जांपल्स की तरफ आते हैं, गोइंग ऑन ट्रिप्स इज़ माय फेवरेट थिंग टू डू। अब गोइंग ऑन, अब गोइंग देखिए आपकी जेरेंड बनती है, ऑन ट्रिप्स आपकी एज अ होल ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। गोइंग ऑन ट्रिप्स इज़ माय फेवरेट थिंग टू डू। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं, लिसनिंग। अब लिसनिंग देखिए यहाँ पे क्या बनती है आपके पास, जेरेंड बनती है। लिसन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसके साथ आईएनजी लगाया तो लिसनिंग हो गया। लिसनिंग टू सम ओल्ड सॉन्ग्स, अब ये एज अ सब्जेक्ट के तौर पे स्टैंड कर रहे हैं। कैन बी वेरी रिलैक्सिंग एक्टिविटी है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं, बेकिंग कुकीज़। अब बेकिंग क्या है, बेक एज अ फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है। बेकिंग कुकीज़ इज़ माई न्यू फाउंड हॉबी। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं, ट्राइंग आउट न्यू रेसिपीज़। ट्राई से आईएनजी लगाया तो जेरेंड बनी। ट्राइंग आउट न्यू रेसिपीज मेक्स संध्या हैप्पी। आई होप कि इस टाइप की आपको समझ आई होगी कि जब भी आप जेरेंड से स्टार्ट करते हैं, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट करते हैं, वो या तो सब्जेक्ट को और या ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा होता है तो हम उसको जेरेंड फ्रेज कहते हैं। अपोजिटिव फ्रेज मैंने आपको पहले भी बताया कि ये क्या करते हैं, नाउन के बाद में आते हैं, ये नाउन को ही रिलेट कर रहे होते हैं। इसमें भी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो रिलेटेड टू नाउन ही होती है। अ नाउन फ्रेज दैट कम्स इमीडिएटली आफ्टर अनदर नाउन और नाउन फ्रेज दैट रेफर्स टू द सेम पर्सन और थिंग। द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन इन विच टू यूजुअली एडजेसेंट नाउन्स हैविंग द सेम
reference stand in the same syntactical relations to the rest of the sentence is termed as opposition या oppositive phrase. अब यहाँ पे देखें कि सबसे पहले एक तो उसने नाम लिया है सेल्विया, फिर उसने बताया माई सिस्टर, सेल्विया माई सिस्टर लिव्स इन। नेक्स्ट जो हमारी टाइप है दैट इज अपोजिटिव फ्रेज। अपोजिटिव फ्रेज जो होता है बेसिकली ये नाउन के फ़ौरन ही बात आता है, ये नाउन को ही डिफाइन कर रहा होता है, ये नाउन के बारे में मज़ीद जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, ये नाउन को डिफाइन कर रहा होता है। हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, नाउन फ्रेज दैट comes immediately after another noun or noun phrase that refers to the same person or thing. The grammatical construction in which two usually adjacent nouns having the same referent stand in the same syntactical relation to the rest of the sentence is termed as opposition या oppositive phrase. ये यूजुअली क्या करता है कि नाउन को डिफाइन कर रहा होता है, नाउन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको ही रिलेट करके नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहते हैं सेल्विया माई सिस्टर। अब सेल्विया क्या है, आपका सब्जेक्ट है, नाउन है। माई सिस्टर ये क्या कर रहा है, उसी नाउन को डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं, वी मेट अली द न्यू मैनेजर। अली कौन है, द न्यू मैनेजर। ये सबसे पहले अली को उसने डिफाइन किया है, आपका नाउन हो गया, नाउन को डिफाइन करता है द न्यू मैनेजर, जो कि नया मैनेजर उन्होंने हायर किया है। थर्ड एग्जांपल की तरफ आते हैं, हैव यू विजिटेड पेरिस। अब पेरिस क्या है, उसने पहले पेरिस को के बारे में पूछा, हैव यू विजिटेड पेरिस द वर्ल्ड्स फैशन कैपिटल। अब ये क्या, वो उसने पेरिस को ही बता रहा है कि पेरिस जो है वो दुनिया का एक मीन के लेटेस्ट कैपिटल है जो फैशन के हवाले से जाना जाता है। नेक्स्ट टाइप की तरफ आते हैं हमारे पार्टिसिपल फ्रेजेस। हमने यहाँ पे देखा कि पार्टिसिपल फ्रेजेस जो है ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो कि दोनों तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए भी और पास्ट पार्टिसिपल के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। इसको हम डिफरेंट तरह से डिफाइन करते हैं। अ पार्टिसिपल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और अ फ्रेज दैट इंक्लूड्स अ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल फ्रेजेस कैन बी मेड अप of either of two types of participle, the present participle and the past participle. यही चीज़ें आपको बताई अभी। participle phrases act just like an adjective, an adverb or an adjective phrase in a sentence. ये तो पार्टिसिपल फ्रेज जो होता है या तो एडजेक्टिव के तौर पे स्टैंड करता है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के तौर पे, या एडवर्ब के तौर पे जो वर्ब कंप्लीमेंट होता है, या फिर एडजेक्टिव फ्रेज के तौर पे भी स्टैंड करता है, या उसकी सेकंड फॉर्म भी आप इसको कह सकते हैं। पहले एग्जांपल की तरफ आते हैं, हैविंग सीन मोस्ट ऑफ साउथ इंडिया। अब ये क्या है, आपका पार्टिसिपल फ्रेज है। इसको हम मेन के दोनों तरह से भी देख सकते हैं, जैसे कि हम पहले ही डिफाइन कर रहे थे, कैटाफोरिक हो गया, एनाफोरिक हो गया। एक में हम इंफॉर्मेशन पहले प्रोवाइड करते हैं और एक में हम इंफॉर्मेशन बाद में प्रोवाइड करते हैं, जो रिलेटिव इंफॉर्मेशन होती है। वर्षा प्लान टू विजिट सम प्लेसेस इन नॉर्थ इन द नेक्स्ट ईयर। पहले उसने क्या किया कि साउथ इंडिया को वो किया, देखा, विजिट किया। उसके बाद उसने सोचा कि नेक्स्ट ईयर जो है वो नॉर्थ जो प्लेसेस हैं उनको विजिट करेगी। इसी तरह यहाँ पे देखें, द बुर्ज खलीफा नोन एज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग। अब क्या कर रहा है कि पहले उसने बुर्ज खलीफा बताया, फिर उसी को ही उसने क्या किया, मॉडिफाई किया, उसी के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन बताई। इज़ वन अमंग द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट टाइप की तरफ आते हैं, इन्फिनेटिव फ्रेज। इन्फिनेटिव फ्रेज मैंने आपको बताया कि जब मेन फॉर्म ऑफ वर्ब जो आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है उससे पहले जब आप टू लगाते हैं तो ये जो टाइप ऑफ फ्रेज होती है इसको हम मीन के जितने भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स उसमें ऐड हो गए हैं, अगर फॉर्म ऑफ वर्ब की सिंगल फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करते तो इन्फिनेटिव वर्ब बनती है। अगर हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स वहाँ पे ऐड करते हैं और उनसे पहले टू लगाते हैं किसी भी फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले, तो वो हमारे पास जो सेंटेंस बनता है या जो हमारे पास वो फ्रेज अल्फाज का जो मजमूआ बनता है उसको हम इन्फिनेटिव फ्रेज कहते हैं। An infinitive phrase is a group of words that starts with an infinitive followed by other modifiers including noun भी हो सकते हैं, pronoun भी हो सकते हैं, adjectives भी हो सकते हैं, adverbs भी हो सकते हैं, prepositions भी हो सकते हैं और conjunction मीन के इसमें तमाम पार्ट जो आपके parts of speech हैं वो almost ही include हो जाते हैं। Just like an infinitive, the infinitive phrase can perform the function of an adverb, an adjective and a noun। ये तीन तरह का जो फंक्शन है ये परफॉर्म करेगा। या तो ये एडवर्ब का मीन के वर्ब का कम्प्लीमेंट के तौर पे होगा कि एक्शन किस तरह से हो रहा है, एडजेक्टिव होगा सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट के तौर पे होगा, या फिर नाउन को जो है वो डिफाइन कर रहा होगा, मजीद नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। एग्जांपल्स को देखते हैं,
आवर प्राइमरी गोल वाज टू फाइंड, अब यहाँ पे देखिए टू फाइंड अ प्लेस फॉर ऑल, आवर प्राइमरी गोल वाज टू फाइंड अ प्लेस फॉर ऑल ऑफ अस टू स्टे। टू फाइंड, अब यहाँ पे देखिए आपकी इन्फिनेटिव बनती है, टू फाइंड अ प्लेस फिर उसी को ही डिफाइन कर रहा है, फॉर ऑल ऑफ अस, टू फाइंड अ प्लेस फॉर ऑल ऑफ अस टू स्टे। अब यहाँ पे अगेन इन्फिनेटिव आ गया आपका, यहाँ पे देखिए स्टेयरकेस टू गो टू द कैफे वाज क्लोज्ड, टू गो टू द कैफे, ये क्या है आपकी इन्फिनेटिव फ्रेज की एक एग्जांपल हो जाती है, टू गो टू द कैफे। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं, टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन आई हैव टू ऑडिशन, आई हैव टू गिव ऑडिशन, अगर मैंने उस खेल में हिस्सा लेना है, टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, अगर उस मुकाबले में हिस्सा लेना है, आई हैव टू गिव ऑडिशन, उससे पहले क्या होगा कि ऑडिशन देना पड़ेगा। रजनी लेफ्ट होम अर्ली टू पिक अप हर सन फ्रॉम स्कूल, टू पिक अप हर सन, अब यहाँ पे देखिए क्या है, इन्फिनेटिव फ्रेज के तौर पे इसको इस्तेमाल किया गया है। आई होप कि आपको आज की जो टाइप ऑफ फ्रेजेस हैं ये समझ आए होंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।